हाय स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर का एक ऐसा टॉपिक जो कि हर साल तुम्हारे पेपर में पूछा जाता है एंड एक क्वेश्चन तो इससे गारंटी है एंड दिस इज कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कहने को बहुत इजी टॉपिक है बट कई बच्चों के दिमाग के ऊपर से चला आता है, तो इसीलिए कई बच्चों ने मुझसे बोला था कमेंट करके कि सर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी वीडियो बना दीजिए, तो इसीलिए फाइनली मैंने वीडियो बना दिया है। सो यहाँ पे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी को चलो समझते हैं, तो ये क्या होता है, कैसा क्वेश्चन इस पे आता है एंड कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, तो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखो दो वर्ड्स हैं, इसको डीपली समझते हैं। कंप्यूटेशनल, कंप्यूटेशनल का मतलब क्या हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटेशनल, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल अगर हिंदी का मतलब देखो तो मतलब होता है कोई चीज कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है या कितना ज्यादा पेचीदा है, कितना ज्यादा ईजी है या मुश्किल है, तो वही चीज है। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं एल्गोरिदम्स की, एल्गोरिदम्स की जिससे तुम प्रोग्राम्स बनाते हो। मतलब एल्गोरिदम का मतलब मेथड होता है, उस मेथड से तुम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हो, राइट। तो किसी भी प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी होता है। जो कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे हैं ये किसी प्रोग्राम का नहीं होगा, ये उस एल्गोरिदम का होगा। जैसे बबल सॉर्ट एल्गोरिदम है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है, सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम है। जरूरी नहीं सिर्फ तुम जावा पढ़ रहे हो तो जावा में ही इसका प्रोग्राम बनता है, इसका सी में भी प्रोग्राम बनता है, इसका पाइथन में भी प्रोग्राम बनता है। हाँ वो बात अलग है, उसमें अलग फंक्शंस होते हैं तो उनकी मदद से हम कर लेते हैं, बट उसमें भी प्रोग्राम बनेगा दूसरी लैंग्वेजेस में भी। तो यहाँ पे एल्गोरिदम का मेन हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो अब समझते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है क्या, क्या पेचीदगी होती है कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एल्गोरिदम में। तो यहाँ पे देखो बेसिकली कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द मेजरमेंट, इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बेसिकली एक एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस को मेजर कर रही है, राइट। बिकॉज हमें यहाँ पे एल्गोरिदम को अगर मेजर करना है तो हम उसको किलो में या फिर मीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, बिकॉज वो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं। यहाँ पे हम अगर दो मान लो एल्गोरिदम हमारे पास में है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक एल्गोरिदम A1 है, ये मान लो हमारा कोई कोड है, और एक हमारी एल्गोरिदम A2 है। A1 हमारी मान लो 2 मिनट लेती है, और जो A2 वाली हमारी एल्गोरिदम है इसको जब हम पीसी पे रन करते हैं तो ये हमारी 1 ही मिनट में रन होकर पूरा आउटपुट हमें दिखा देती है। तो कौन सी वाली यहाँ पे एल्गोरिदम बेटर होगी, जो कम टाइम लेगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे A2 कहीं ना कहीं बेटर है। तो ये चीज हम कैसे मेजर करेंगे भाई, तो ये चीज हम मेजर करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आई होप ये आइडिया तुम्हें समझ में आया होगा अभी कि कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। ये एक मेजरमेंट का तरीका है, दो एल्गोरिदम्स को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड बताते हैं हाँ चलो ये एल्गोरिदम अच्छी है, ये ज़्यादा अच्छी एल्गोरिदम है, ये कम टाइम में चलती है, ये ज़्यादा टाइम में काम करेगी, ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इस तरह से हम बात करते हैं। सो यहाँ पे देखो दो तरह की कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक तुम्हारी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फर्स्ट, एंड सेकंड तुम्हारी होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस का मतलब मेमोरी से, मतलब कि वो तुम्हारी रैम में कितनी ज्यादा मेमोरी प्रोग्राम ऑक्यूपाई करेगा। और इसके अलावा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि तुम्हारा प्रोग्राम कोड कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। सो टाइम तो सिंपल है, स्पेस का मतलब ये स्पेस अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे तुम्हारे मेमोरी रैम में कितनी जगह ये ऑक्यूपाई करेगा ये है। तो ये दो बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे अब ये तो कहने के लिए तो बहुत ज्यादा एक तरह से होता नहीं है, बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे हमारे कोर्स में जो टॉपिक है हम उसी पे लिमिटेड रहेंगे। हमारे सिलेबस में है बिग ओ नोटेशन, इसके तरीके से यानी कि बिग ओ नोटेशन के वे से हमें यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज को कैलकुलेट करना है। अब ये बिग ओ नोटेशन क्या होता है इसको समझते हैं। सो बिग ओ नोटेशन यहाँ पे यही तुम्हारा जनरली ज्यादातर टाइम यूज किया जाता है। बिग ओ नोटेशन क्या होता है ये, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक बड़ा सा ओ बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे कह रहा है नाम बिग ओ, मतलब कि कैपिटल ओ तुम्हें बनाना है। उसके बाद में एक ऐसे ब्रैकेट ले लो फंक्शन वाला, और इसके अंदर ही इनपुट साइज यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, मतलब जो भी हमारे एल्गोरिदम का इनपुट साइज होगा। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया इनपुट साइज, इसको समझना ध्यान से। इनपुट साइज जैसे मान लो तुमने एक लूप चलाया 1 से लेकर 10 तक, तो तुम्हारे एल्गोरिदम का इनपुट साइज कितना हो गया, 10 हो गया। मान लो तुमने एक लूप चलाया 1 से लेके 100 तक चला दिया, तो तुम्हारा इनपुट साइज 100 हो गया। मतलब ये है कि तुम अपने प्रोग्राम में जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा डालोगे उसका जो नंबर होगा अमाउंट ऑफ डेटा का, वो तुम्हारा इनपुट साइज होता है। देखो रियल लाइफ में एल्गोरिदम्स, जैसे मान लो फेसबुक का एल्गोरिदम है, फेसबुक के पीछे जो डेटाबेस का एल्गोरिदम होगा, तो डेटाबेस में करोड़ों नाम है, तो वहां का साइज जो होगा, दुनिया भर के लोग करोड़ों से भी ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां का इनपुट साइज उस एल्गोरिदम का बहुत ज्यादा अमाउंट का होगा। तो वहां पे हमें ऐसी एल्गोरिदम चाहिए होगी जो बहुत ही एफिशिएंट हो, राइट। बिकॉज अगर हल्का भी तुमने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी अपनी एल्गोरिदम की तो वहां पे सिस्टम से बैठ जाएंगे। तो ये चीज होती है, इनपुट साइज ग्रो करता है
अमाउंट ऑफ, जितना ज़्यादा तुम्हें मतलब बड़े स्केल पे कोई प्रोग्राम बनाना है उतना ज़्यादा इनपुट साइज होगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है बिग ओ नोटेशन को लिखने का। तो ये तरीका समझ लो, ओ लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे और अंदर जितना भी तुम्हारा इनपुट साइज होगा वो मेंशन कर दोगे, ये चीज़ है। तो बिग ओ नोटेशन क्या बताता है एक्चुअली, तो अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में व्हाट इज बिग ओ नोटेशन, सो बिग ओ नोटेशन एक रिप्रेजेंटेशन है एंड ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिदम। ये सिंपल ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे एक एल्गोरिदम ग्रो करती है, हाउ द एल्गोरिदम ग्रोज एज द इनपुट एन इंक्रीजेस। कोई अगर इनपुट एन, यहाँ पे एन बेसिकली लिखते हैं इनपुट साइज, तो यहाँ पे जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ाते जाओगे वैसे कैसे कैसे तुम्हारा यहाँ पे एल्गोरिदम ग्रो करेगा, यही तुम्हारा बिग ओ नोटेशन बताता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं निकालते कैसे हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल एक ऐसे लूप ले लिया, ठीक है। आई तुम्हारा 0 से, यहाँ से 1 से कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू एन, तब ज़्यादा सही रहेगा। वैसे 0 से भी करते कोई दिक्कत नहीं, 0 to n n टाइम्स ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर समझना हो तो ध्यान रखना, यहाँ से 1 से लेके n तक चलाओगे तब भी n टाइम्स चलेगा, ये तुम्हारा n टाइम्स चलना चाहिए, मेन यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे n टाइम्स मान लो ये चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वाला स्टेटमेंट है ये n टाइम्स रन होगा। सो कहीं ना कहीं ये n टाइम्स चल रहा है, और अगर एक स्टेप को तुम एक यूनिट मानो, अगर तुम एक स्टेप को एक यूनिट इनपुट मानोगे, मतलब एक यूनिट इनपुट मान रहे हो, इसको एक यूनिट इनपुट मारा है एक स्टेटमेंट, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा ये प्रोग्राम कोड कितने यूनिट्स टाइम चलेगा, ये n टाइम्स चलेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग ओ फॉर्म में, यहाँ पे इनपुट साइज हमारा कितना हो गया, n का हो गया, सिंपल, बिकॉज n टाइम्स लूप को चला रहा हो, वही तुम्हारा इनपुट साइज, और इसको बिग ओ नोटेशन में क्या लिख दोगे, ओ n, बस यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल होता है, ज़्यादा इसमें कुछ टफ नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड तुम्हारा मान लो जैसे ये है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 2 लूप ले रहे हैं, एक तुम्हारा आउटर लूप है, इस तरह तुमने नेस्टेड लूप देखा होगा, ये नेस्टेड लूप का एग्जाम्पल है, ये जो है सेकेंड वाला केस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप के केस में क्या करना है, ये तुम्हारा आउटर लूप हो गया बाहर वाला, और ये जो है ये तुम्हारा आउटर लूप के अंदर है, तो इसको इनर लूप बोलेंगे। तो जब इस तरह का केस होगा नेस्टेड लूप वाला, एक मान लो तुम्हारा लूप m साइज तक चल रहा है और एक तुम्हारा n साइज तक चल रहा है, तब इस केस में जो अंदर वाला स्टेटमेंट होगा, दिस स्टेटमेंट, ये तुम्हारा रन होगा m इंटू n टाइम्स, ठीक है। इतने टाइम्स तो चलेगा ना, ये तुमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, दैट जब भी इनर लूप होता है तो ये टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना तुम्हारा अंदर वाला स्टेटमेंट रन होता है, ये दोनों लूप का तुम्हारा जो इटरेशन टाइम्स होगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इतने टाइम्स m इंटू n टाइम्स से चलेगा। तो यहाँ का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, सिंपल, यहाँ का कॉम्प्लेक्सिटी हमारा निकल के आएगा o और m इंटू n, जो तुम्हारा इनपुट साइज है। यहाँ पे इनपुट साइज मतलब यही कि कितने टाइम्स ये रन कर रहा है, फॉर द मेमोरी दिस इज द इनपुट साइज, जितने स्टेप्स में रन करेगा, तो यही तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी ओ m क्रॉस n। तो जब भी नेस्टेड लूप आएगा तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो जाएगा, m क्रॉस n के फॉर्म में, मतलब जितना भी तुम्हें यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स होगा उसके फॉर्म में यहाँ पे हो जाता है। तो चलो अभी इसी से मिलता जुलता थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। सो थर्ड हमारा एग्जाम्पल है ये। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमसे क्या कहा गया है, समझना ध्यान से। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में हमसे कहा गया है कि यहाँ पे 2 लूप हैं, एक ये तुम्हारा अगेन आउटर लूप है और इसके अंदर एक तुम्हारा इनर लूप है, यहाँ पे ये तुम्हारा इनर लूप हो गया। अब यहाँ पे जरा देखो ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, तो पहला वाला लूप तुम्हारा n टाइम्स चल रहा है, दूसरा वाला लूप भी n टाइम्स चल रहा है। इस बार अलग अलग नहीं लिया, इस बार हमने सेम टाइम ले लिया है, मतलब 1 से n 1 से n। तो ये तुम्हारा कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे चलेगा, दिस विल रन फॉर n इंटू n टाइम्स, इतने टाइम्स ये दोनों लूप मिला के इस SOP वाले स्टेटमेंट को चलाएंगे। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कितना आ गया, n इंटू n, ये हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर। ओके, तो इतना तो n स्क्वायर हो गया। अब इसके अलावा आगे देखो, एक तो तुम्हारा ये लूप के अंदर सारा स्टेटमेंट ये चल रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारा एक सिस्टम डॉट प्रिंट ln है, फिर उसके बाद a इज इक्वल टू a+2 है, फिर उसके बाद b++ है। तो जो सिंगल लाइन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हम 1 लेते हैं, सिंपल। बिग ओ नोटेशन में अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है बिना किसी लूप के, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, O1 हो जाती है, ठीक है। 1 यूनिट वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है, मतलब ये चीज़ है। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड कर लो, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू ओ n इंटू n, ये तुम्हारा नेस्टेड लूप का हो गया, प्लस यहाँ पे करोगे o और उसके बाद 1 इस लाइन का, फिर उसके बाद अगली लाइन का हो जाएगा तुम्हारा O1, फिर उसके बाद अगली लाइन का O1। तो मतलब 3 बार O1 ऐड करोगे, बिकॉज 3 लाइन यहाँ पे ऐड हुई है बाद में, ये लूप के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। जो बिना लूप के लाइन होंगी सिंगल सिंगल वो O1 के फॉर्म में ऐड होती हैं। तो अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये तुम्हारा हो गया ओ एन स्क्वायर, और जितनी भी तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं हम उनको एक ओ के अंदर लिख के ऐड कर सकते हैं। ये तुम्हारा बिगो नोटेशन का अलजेब्रा है, मतलब इस तरह तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को ऐड कर लो, ये लास्ट में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस 3। अब कहने को तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन बिग ओ नोटेशन में एक और यहाँ पे ट्विस्ट है। अब इसके बाद एक ट्विस्ट आता है, जैसे कोई सीरियल देखो, कोई मूवी देखो, एक क्लाइमैक्स में ट्विस्ट नहीं आ जाता, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है दैट ये फाइनल आंसर नहीं है, इट इज नॉट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के लिए यहाँ पे अब तुम्हें एक और चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे डोमिनेंट टर्म क्या होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे बायोलॉजी में तुम पढ़ते हो कि एक तुम्हारा डोमिनेंट जीन होता है, एक रेसेसिव जीन होता है, ठीक है, या फिर डोमिनेंट अलील होता है, एक रेसेसिव अलील होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो डोमिनेंट वाला होगा, मतलब जो डोमिनेट कर रहा होगा रिजल्ट को, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मैथ्स में कहो कि तुमने किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा मेन रिजल्ट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो तुम्हारा 1 के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो मेजॉरिटी जो तुम्हारा आंसर होगा वो डिपेंड करेगा एक्स स्क्वायर के ऊपर। अब जैसे मान लो एक और केस देखो, जैसे मान लो तुमने लिया एक्स टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरह मान लो कुछ लिया, तो यहां पे जो मैक्सिमम तुम्हारा रिजल्ट होगा वो किस फैक्टर के ऊपर, किस टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे 1 के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा, बहुत छोटा टर्म है। 2x स्क्वायर के ऊपर करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना तुम्हारा x रेज टू द पावर 5 के ऊपर यहाँ पे तुम्हारा रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जो डोमिनेंट टर्म हो जाएगा दैट विल बी एक्स रेज टू द पावर 5। जो मैक्सिमम पावर होती है एमआई, वो हमारा डोमिनेंट टर्म डिसाइड करती है, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अगर तुम अपना डोमिनेंट टर्म देखोगे कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखो एन स्क्वायर प्लस 3 में हमें साफ दिख रहा है कि एन स्क्वायर इज आर डोमिनेंट टर्म। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हेयर द इफेक्ट ऑफ 3 इज नेग्लिजिबल एंड एन स्क्वायर इज द डोमिनेंट टर्म। सो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओ एन स्क्वायर, एंड इसको हम ऐसे लिखेंगे, ओ एन स्क्वायर इज दी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। सो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट अभी, कि जितने भी नेस्टेड लूप होते हैं मेनली हमारा उन्हीं का कॉम्प्लेक्सिटी ऐड होता है, और सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं वो डोमिनेट नहीं करते हैं, तो वो लास्ट में जाके वैसे भी हट जाते हैं। सो इतना है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स का हम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारा बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, इंसर्शन सॉर्ट होता है। बेसिकली जितने सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं और जिसके अंदर भी 2 लूप्स लगते हैं, एक आई वाला लूप फिर उसके बाद जे वाला लूप, इस तरह 2 लूप लगेंगे तो ये नेस्टेड लूप वाला केस बन गया। तो इनका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ एन स्क्वायर। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, अब तो इतना समझ ही गए होगे। फिर इसके बाद लीनियर सर्च, लीनियर सर्च में एक ही लूप लगता है तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ एन, सिंगल लूप तो ओ एन हो गया। फिर उसके बाद बाइनरी सर्च, इसका थोड़ा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि बाइनरी सर्च में हर स्टेज पे हम एरे को 20 से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इसका हो जाता है ओ लॉग एन। तो इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो याद रखने वाले हैं उसमें मैं स्टार लगा रहा हूं। फिर उसके अलावा क्विक सॉर्ट थोड़ा सा अलग तरह का एल्गोरिथम है, ये भी तुम्हारा रिकर्जन पे काम करता है। एंड क्विक सॉर्ट में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगा इस एल्गोरिथम का, वो हो जाता है तुम्हारा ओ एन लॉग एन, ये है। तो इसका भी तुम्हें याद रखना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज ये है कि ये तो तुम्हारा बेस्ट केस का हो गया, मतलब एवरेज केस का ये होता है, और इसके अलावा अगर वर्स्ट केस होगा तो ये गारंटी नहीं करता कि हमेशा यही कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ओ एन लॉग एन। कभी कभी जब वर्स्ट केस होगा, जब एरे तुम्हारा कंप्लीटली अनसॉर्टेड होगा, जब एरे तुम्हारा कंप्लीटली अनसॉर्टेड होता है तब इसको हर स्टेज पे काम करना पड़ेगा। तो वहां पे जो तुम्हारा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आता है, दिस इज वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, क्विक सॉर्ट के केस में कहते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, वो तुम्हारा कुल मिला के यही हो जाता है ओ एन स्क्वायर, बिकॉज वहां पे पूरा फिर उसको इटरेशंस करने पड़ते हैं। तो ये चीज है। तो ये कुछ कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज कभी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम में, सो इसको थोड़ा देख लेना। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितना बताया वो सारा कुछ तुम्हें अच्छे समझ में आया होगा, एंड कॉम्प्लेक्सिटी का बेसिक सारा तुम्हारा क्लियर हो गया होगा अभी। सो अगर तुम कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने अच्छे खासे सॉल्व कराए हैं, तो उसके लिए तुम हमारा एम्पलीफाई लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे क्लास 12 कंप्यूटर का कोर्स है, एंड उसके अंदर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस कराए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आज तक आए हैं कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के, वो सारे मैंने सॉल्व कराए हैं। एंड इसके अलावा वहां पे मैंने कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और भी कई सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो ये वीडियो वहां से अलग है, यहां में अलग ये वीडियो डाला है, वहां पे अलग है, ठीक है। तो जितने बच्चे कोर्स एनरोल करेंगे वो ये मत करना कि यहीं का वीडियो वहां पे आपने लगा दिया है। सो फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने मेजॉरिटी चीजें तुम्हें बता दी हैं जो तुम्हें लगेंगे कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।